तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एसएसटी के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया को। सबसे पहली बात, जो हमारा इंडिया है यानी कि ब्रिटिश के कब्जे में आने से पहले जो हमारा इंडिया था वो कंट्रीब्यूट करता था 30 to 35% ओवरऑल जीडीपी में वर्ल्ड के। यानी कि अगर वर्ल्ड की जीडीपी उस टाइम पे 100 करोड़ थी तो 30 to 35 करोड़ रुपीस हमारे देश का हुआ करता था, और ये बहुत बड़ा नंबर था क्योंकि हम लोग टॉप पे थे यार। हर चीज़ में, एग्रीकल्चर में, जीडीपी में, कल्चर में, हर चीज़ में हम लोग टॉप पे हुआ करते थे क्योंकि उस टाइम पे साम्राज्य हुआ करता था गुप्ता एम्पायर्स का, दिल्ली सल्तनत, मौर्य एम्पायर्स, और ये बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स थे। हमारा साम्राज्य भी बहुत दूर दूर तक फैला था। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये पूरा हमारा मैप हुआ करता था। बट आज के टाइम पे कम है, लेकिन ठीक है जो भी है। 1605 ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर आई, और वो आई थी ट्रेड के माध्यम से कि हम लोग आए हैं आपके देश में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने। हम सिर्फ बिजनेस करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, हमारा देश करीब है और हम थोड़ा सा कमा के चले जाएंगे। बट धीरे धीरे करके उन्होंने अंदर आ करके आर्मी बनानी शुरू कर दी। हमारे देश के कुछ लोगों को लालच दिया, अपने देश के कुछ लोगों को लेकर के आए, अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने लगे, गन्स, बारूद, इन सब चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करके एक तरीके से उन्होंने अंदरूनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया और देश के प्रति गद्दारी करना जो है वो शुरू कर दिया। हमारे देश के प्रति, अपने देश के प्रति नहीं। 1858 जब प्लासी में बैटल होना स्टार्ट हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से इंडिया पे उनका कब्जा जो है वो बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम पे कलकत्ता एक ऐसी जगह थी जहाँ से हम लोग मेजर जो है वो ट्रेड करा करते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले वेस्ट बंगाल को पूरा कवर कर लिया, जिसकी वजह से उन्होंने एक तरीके से पूरी इंडिया पे अपना जो है वो साम्राज्य बनाना स्टार्ट कर दिया। बट आज के टाइम पे हम लोग इंडिपेंडेंट है, और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहला पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सेकंड पढ़ेंगे डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट। थर्ड पढ़ेंगे सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। एंड फोर्थ पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। वर्ल्ड वॉर आई ब्रेक आउट इन 1914, यानी कि वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट हुआ था 1914 में। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। उस टाइम पे हम लोग ब्रिटिश के अंडर में ही थे, यानी कि ब्रिटिश हम पे राज कर रहा था, और उस समय वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया तो हम पे और परेशानी आ गई थी। कैसे, मैं बताता हूँ। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर लेड टू इंक्रीज इन टैक्स इन इंडिया। यानी कि उन्होंने क्या किया कि सारा पैसा डिफेंस में लगाना शुरू कर दिया। उनको राजा बनना था वर्ल्ड का, तो उन्होंने क्या किया कि लड़ाई के लिए जो गोला बारूद बम ये सब में पैसा इतना ज़्यादा झोंकने लगे ये लोग कि खाने पीने दवाई दर्पण किसी पे ध्यान नहीं था। इसके चक्कर में इनकम टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि जो 500 रुपये कमा रहा है 50 रुपये अपने पास रखे, 20 रुपये अपने पास रखे, 480 रुपये सरकार को दे दे क्योंकि लड़ाई चल रही है। कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज्ड, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया। इसके बाद उसी बीच में क्रॉप्स का फेलियर हो गया, यानी कि क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे देश की कहीं कहीं पर फसल भी खराब हो गई, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज आ गई। कुछ यहाँ पे बीमारी भी निकल गई थी उस टाइम पे, तो मतलब देश की हालत बहुत ख़राब थी। बट फूड शॉर्टेज हो, बीमारी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार को आप टैक्स दोगे तो दोगे, फिक्स टैक्स है, फिक्स आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कोढ़े मिलेंगे आपको। बहुत कुछ यहाँ पे जो है वो आपको प्रताड़ना दी जाएगी। इसी चक्कर में 1918 के दौरान हर चीज़ का जो प्राइस था वो डबल ट्रिपल हो गया। फोर्सफुली लोगों को आर्मी के अंदर रिक्रूट करा जाने लगा। कहा कि चलो हमारे साथ आर्मी में लड़ने। अब नहीं लड़ना भाई, मेरे को नहीं लड़ना, बट उनके लिए ब्रिटिश की तरफ से लड़ने इंडिया के लोगों को, इंडिया के यंग जनरेशन को जब वो लेकर के जाने लगे। 1918 में जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो सबको लगा कि कम हो जाएगा थोड़ा सा प्राइस, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी चक्कर में महात्मा गांधी को एंटर करना पड़ा इस पूरी सिचुएशन में। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, यानी कि महात्मा गांधी इंडिया कब वापस है? 1915 जनवरी के अंदर। उनकी जो हीरो की तरह फाइट थी कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में इंडियंस के लिए, वो सबको पता थी, वो सब जानते थे, वेल नोन थी, बहुत फेमस थी। हिज नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, यानी कि उनकी जो नावल थी मास एजिटेशन, वो सत्याग्रह के नाम से बहुत फेमस हुई थी, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट था लोगों के बीच में। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, यानी कि सत्याग्रह का एक्चुअल मतलब क्या है? सबसे पहली बात, एम्फसाइज का मतलब होता है बल देना, यानी कि वो बल दिया करते थे सच्चाई पे। अगर सच्चाई है, सच्चाई की शक्ति हमेशा जीतती है, यानी कि वो हमेशा कहते थे सच्चाई के साथ चलो, सच्चाई नहीं बता तो सच्चाई की खोज करो, लेकिन अगर सच के साथ खड़े रहोगे तो आपकी जीत पक्का होगी। इन 1916 गांधी ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द
अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यानी कि गांधी जी सबसे पहले फेमस कहाँ से हुए, जब वो बिहार गए चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर किसान बेचारे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम पे। यानी कि जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा परेशान करते, पहले तो नील की खेती कराई, फिर उनसे कहा कि आप हमें टैक्स ला करके दे दो उतनी जगह का, मतलब परेशान करके रख दिया था। एक तो पैसा नहीं था, ऊपर से दिक्कत दे रहे थे। इसलिए जो है वो गांधी जी उनको जो है वो छुटकारा दिलाने गए, जिसकी वजह से वो सबसे पहले फेमस हुए अच्छे से। 1917 क्रॉप फील्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में जो आपका 1917 में जो सिचुएशन हुई थी उसकी वजह से वो फेमस हुए। इन 1918 महात्मा गांधी इंटरवेंट इन अ डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर एंड मिल ऑनर्स ऑफ अहमदाबाद। यानी कि जो वर्कर्स और मिल ऑनर्स के बीच में लड़ाई चल रही थी उसमें उन्होंने एंटर किया, स्ट्राइक करी, जिसकी वजह से 35% इंक्रीज करने को कहा कि इन वर्करों को आप वेजेस दो, क्योंकि जब आपने इनको सैलरी पे रखा था उस टाइम पे महंगाई थोड़ी कम थी, बट आज के टाइम पे महंगाई बहुत आगे निकल चुकी है। इसकी वजह से 35% का और इंक्रीज करो वेजेस के अंदर, कमाई के अंदर, सैलरी के अंदर। सत्याग्रह ब्रॉट गांधी जी इनटू क्लोज टच विद द वर्कर इन द अर्बन एरियाज। यानी कि जो उनका सत्याग्रह मूवमेंट था वो अलग अलग चीज़ों में सत्याग्रह करा करते थे, और इस मूवमेंट की वजह से वो काफ़ी अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों के टच में आ गए। यानी कि लोग उनको पसंद करने लगे जो अर्बन एरियाज के थे, यानी कि शहरों के लोग उनको अभी पसंद करने लगे। इसके बाद द रॉलेट एक्ट। अभी रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट का एक्चुअल मतलब क्या है, इसको पढ़ने से अच्छा मैं बता देता हूँ। यानी कि जो पॉलिटिकल मेंबर्स इंडिया का, सिर्फ इंडिया का रहने वाला, जिसके पास इंडिया की नागरिकता है, वो बंदा अगर कोई भी हरकतें करता है, कोई भी यहाँ पे सिचुएशन खराब करता है, तो यहाँ पे ब्रिटिश ने एक रूल निकाला कि हम उनको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ना वो बंदा कोई भी वकील रख पाएगा, ना वो बंदा कुछ कह पाएगा, हम उसको डाल देंगे और वो चुपचाप जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो सह जाएगा। तब गांधी जी को यार लगा कि ये तो बड़ा गलत है, तो गांधी जी ने नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडेंस अगेंस्ट इन अनजस्ट लॉ के खिलाफ जो है वो खड़ा कर दिया। नॉन वायलेंट का मतलब क्या है, बिना लड़ाई करे। सिविल डिसओबीडेंस का मतलब क्या है, यानी कि जो आपने कानून बनाया हम उसको तोड़ना चाहेंगे, हम उसको तोड़ेंगे, क्योंकि आपका जो लॉ है वो अच्छा नहीं है। अगर आपने कहा होता कोई अगर चोरी करता उसको जेल में डालना है, बहुत बेस्ट है, बट आपने क्या कहा कि अगर हम अपनी बात को उठाएंगे तो आप हमें जेल में डाल दोगे, और कोई बात मतलब जो है ना वकील करने दोगे ना कुछ करने दोगे, तो ये बहुत गंदी सिचुएशन, बहुत गलत सिचुएशन है। तो उन्होंने 6 अप्रैल को जो है वो हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद 6 अप्रैल 1919 वाज ऑब्जर्व्ड एज सत्याग्रह डे व्हेन पीपल ऑल ओवर द कंट्री ऑब्जर्व फास्ट एंड हड़ताल। यानी कि 6 अप्रैल 1919 में सत्याग्रह डे जो है वो मनाना स्टार्ट हो गया, और पूरी कंट्री के ज़्यादातर लोगों ने व्रत रखना और हड़ताल पे आना जो है वो शुरू कर दिया। 1990 द कंट्री विटनेस्ड अ रिमार्केबल पॉलिटिक्स अवेकनिंग इन इंडिया। यानी कि 1919 के दौरान कंट्री को लगा, यानी कि राष्ट्र को लगा कि अब जो है वो लोग जागृत होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब लोगों के अंदर यहाँ पे यार छूटना हमें इनसे, अब इनके हम जो है वो गुलामी नहीं करेंगे, इस चीज़ से निकलने के बाहर जो है वो सोचने लगे। लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। यानी कि लोकल लीडर्स को उठा लिया गया, कहाँ से, मतलब जेल में डाल दिया गया अमृतसर से। महात्मा गांधी को जो है वो दिल्ली में एंटर करने से जो है वो मना कर दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स। यानी कि 10 अप्रैल को अमृतसर में एक तरीके से मान लो कि यार अटैक हो गया बैंक में, और लोगों पे अटैक करा गया। किस लिए, क्योंकि वो पीसफुल जो है वो अपना जो है क्या कहते हैं बिना नॉन वायलेंट जो है वो अपना सत्याग्रह चला रहे थे, वो चीज़ें कर रहे थे। इसी के बाद यहाँ पे जलियांवाला बाग का जो है वो कांड जो है वो आता है, जिसके अंदर अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन अनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। यानी कि जलियांवाला बाग वाला जो दिन था, उस दिन, यानी कि वो दिन कौन सा था मैं बता देता हूँ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पे लोग गैदर हो रखे थे, लोग इकट्ठा थे। उस दिन बैसाखी का दिन था, उसके लिए भी लोग जो है वो आए हुए थे। तो जनरल डायर यानी कि एक लॉ निकाला गया था जिसके अंदर जनरल डायर जो है वो हेड रखा गया उसका। तो जनरल डायर ने आ करके क्या किया, सब जगह को बंद कर दिया। जलियांवाला बाग एक जगह थी, उसको हर जगह को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद गोलियां थर्र बरसानी शुरू कर दी, और उस गोली की वजह से हज़ारों लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है वो घायल हो गए थे। मतलब एक तरीके से समझ जाओ कि एक तरीके से ब्रूटल, जो हम मूवी के अंदर भी नहीं देख सकते, उससे भी ज़्यादा ब्रूटल। आज तक आप सोच नहीं सकते ऐसा ब्रूटल लोगों ने देखा। वो ब्रूटल जो है वो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने करी। एक तरीके से आज के टाइम पे जो टेररिस्ट है वो भी उतना नहीं कर सकते जितना कि उस टाइम पे चौड़े में आकर के इन लोगों ने हमारे देश का ही खाया, और मतलब यहीं पे
हमारे साथ ही जो है वो ये सब चीज़ें करी। और उन जो हमारे देश के लोग थे, जो सत्याग्रही थे, जो सत्याग्रह में पार्ट ले रखे थे, उनको नाक रगड़ने को कहा। उसके बाद कहा कि आप जो है गली में लोटो, हमारे सामने लोटो, नाक रगड़ो और हमें सलाम करो, कहो साहब जी, साहब जी, साहब जी, ऐसे करके हमें जो है वो सलाम करो। इसके बाद जो हमारे लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट की जो बिल्डिंगें थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट के जो ब्रिटिश लोग थे उनको थप्पड़ ही थप्पड़ गाल पे बजाना शुरू करा। आप सोचो यार, 1000 लोग मारे गए हैं, 5000 लोग ज़्यादा जो है घायल हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में जब हमारे साथ कांड करोगे तो हम लोग भी आपको बराबर से थप्पड़ देंगे। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि यार, हमारा जो मूवमेंट था वो बिना वायलेंस के था, हमने हाथ उठाने को मना किया था, आपने हाथ उठाया, इसलिए हम इस पूरे मूवमेंट को बंद कर रहे हैं। यानी कि उसी समय मूवमेंट बंद हो गया। नहीं तो हो सकता था कि हम उसी समय, देखो मैं नहीं कह रहा, किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, बट हम आज़ाद हो सकते थे। इसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट के अंदर ये सिचुएशन थी कि गांधी जी ने सोचा, इससे हम लोग जो है, ये वाला ऊपर वाला जो था, इससे हम छोटी छोटी जगह में पहुंच रहे हैं, हमें एक ऐसा काम करना है जिससे बड़े से मूवमेंट में पूरे देश के लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ जाए। अब फ़ोन तो था नहीं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे कि हेलो दोस्तों, नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले एक एक पॉइंट को देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट बट इट वाज लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन। यानी कि रॉलेट सत्याग्रह तो अच्छा था, बट इसके अंदर क्या था कि कुछ ही सिटीज़ में, कुछ ही टाउन्स में जो है वो हम रह गए थे, लोगों तक नहीं पहुंच पाए। जो गांव के लोग हैं और भी लोग हैं, उन तक हम जो है वो नहीं पहुंच पाए। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, यानी कि उनको एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो लॉन्च करना था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग और गांव के लोग भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। यानी कि उनको पता था, अगर मैं हिंदू और मुस्लिम को एक साथ नहीं करता हूँ तो मैं इस मूवमेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो इन्होंने मुस्लिम को और हिंदूज को, दोनों को साथ में जोड़ने का सोचा। अब कैसे? देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। यानी कि पहला वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था ऑटोमन टर्की, यानी कि आज के टाइम का जो टर्की है, उसको डिफीट करा के, उसको हरा के। तो वहाँ पे क्या रूमर फैल गया हमारे देश में? देयर वेयर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर हु वाज द स्पिरिचुअल हेड खलीफा ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। यानी कि ऑटोमन एम्परर पे ज़बरदस्ती जो हमारे ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिश लोग थे, वो जो है उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपना शुरू करेंगे अपने नियम। तो यहाँ पर जो खलीफा था, यानी कि मुस्लिम के अंदर एक बहुत बड़ी एंटिटी होती है खलीफा, तो उन्होंने जो है कहा कि हमारे जो स्पिरिचुअल हेड हैं उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, उनके ऊपर ज़बरदस्ती अगर यहाँ पे नियम थोपा जा रहा है, तो इंडिया के मुस्लिम भी उनके खिलाफ चले गए, ब्रिटिश के खिलाफ। तो द मुस्लिम ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज हर टर्किश पॉलिसी। यानी कि जो इंडिया के मुस्लिम्स थे, उन्होंने भी फोर्स किया कि टर्किश की पॉलिसी को आप चेंज करो, क्योंकि हमारे वहाँ पे खलीफा रहते हैं, स्पिरिचुअल हेड रहते हैं। अ खलीफा कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना आजाद अजमल खान एंड हसरत मोहानी। यानी कि इन तीनों की जो है रजामंदी में, इन तीनों के मेल जोल से खलीफा कमेटी जो है वो फॉर्म करी गई थी। अब इसी खलीफा मूवमेंट के द्वारा जो है वो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना यार इनको अपने साथ ले लिया जाए। और इन्होंने क्या किया कि जो हम लोग स्वराज चाह रहे हैं, इंडिया के लिए स्वराज चाहिए था, और उनको जो है वो टर्किश की पॉलिसी चेंज कराना था। अगर मैं इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेता हूँ तो मुस्लिम का भी पावर मिल जाएगा और मुझे यहाँ पे हिंदूज का भी पावर मिल जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा बड़ी सिचुएशन में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे हमें आज़ादी मिलने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक ब्रदर मोहम्मद अली, शौकत अली, इनके साथ महात्मा गांधी ने डिस्कस करा, जिसके बाद मास एक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी कि शुरू हो गया। अब इस मास एक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, 1000 ऑफ स्टूडेंट ने यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए। हेड मास्टर जो थे और टीचर्स जो थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया गवर्नमेंट के काम करने से। लॉयर्स जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। फॉरेन का जो सामान था उसको मंगाना हम लोगों ने बंद कर दिया। फॉरेन के जो आपके कपड़े हुआ करते थे उसको पहनना हम लोग जो है वो बंद कर दिया। तो ये सब काम हमने जो है वो किया था उस मूवमेंट के दौरान। यहाँ पर देखो एक और चीज़ है, डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट, यानी कि ये काफ़ी वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना। रीबिलियन इन द कंट्री साइड फ्रॉम द सिटीज, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड आफ्टर द वॉर, द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल वेयर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ
इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जब ये कॉपरेशन मूवमेंट चालू हो चुका था, बेसिकली जब लड़ाई हुई थी, वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था, उसके बाद जो हमारे किसान थे और जो ट्राइबल में रहने वाले लोग थे, उनकी हालत और ख़राब हो गई थी। उनकी जो सिचुएशन थी वो और ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। इसके चक्कर में वन मूवमेंट हेयर वॉर अगेंस्ट तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर केसेस। उन लोगों ने क्या करा, इस मूवमेंट को इस कंडीशन में लेना शुरू कर दिया कि ये जो मूवमेंट है वो तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड के खिलाफ है। उन लोगों ने इस तरीके से लेना शुरू कर दिया क्योंकि उस टाइम पे जो लैंडलॉर्ड थे वो बहुत ज़्यादा रेंट लिया करते थे उनसे, और सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि उनके पास 5 पैसे की इनकम नहीं थी, लेकिन 500 रुपये का कर उनको चाहिए तो चाहिए, नहीं दोगे तो मार खाओगे, कुछ होगा आपके साथ, आपके बच्चों को मारेंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। तो जो पीजेंट थे उनको बैगर बना दिया गया। बैगर मतलब भिखारी नहीं, बैगर का मतलब कि उनसे काम तो कराएंगे लेकिन पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास कर्जा चढ़ा हुआ है। कर्जा किस चीज़ का, किसी भी चीज़ का नहीं, अपने मन से इधर उधर जोड़ घटा के इन लोगों ने जो है वो कर्जा बना दिया था, कि इन लोगों ने जो बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एबोलिशन ऑफ बैगर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंड, यानी कि जो हमारे किसान थे उन लोगों ने क्या करा, इस मूवमेंट के अंदर भाग लिया कि यहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारे से रेवेन्यू में काटा जाता है पैसा, वो ना काटा जाए। दूसरी बात, उन लोगों ने कहा कि हम लोग दूसरे के खेत में काम करेंगे तो उसके पैसे लेंगे, बिना पैसे के हम काम नहीं करेंगे। सोशली बॉयकॉट करने लगे वो सारे के सारे लैंडलॉर्ड को। बट इस सिचुएशन में ये मूवमेंट नहीं था, यहाँ पर मूवमेंट का कुछ बनाया गया किसानों और ट्राइबल्स के द्वारा। Oudh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru and other within a movement. Over 300 branch had been set up by the villagers. और उसी बीच में औध किसान सभा जो है वो सेटअप करी गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और बाबा रामचंद्र नाम के एक और थे, और भी लोग थे, उनके द्वारा यहाँ पे जो है स्टार्ट करी गई। एक मंथ के अंदर 300 से ज़्यादा ब्रांचेज जो है वो विलेजेस के अंदर खुलनी स्टार्ट हो गई। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन द अदर वे। जो ट्राइबल्स थे उन्होंने गांधी जी के इस मूवमेंट का एक अलग ही जो है वो इंटरप्रेट कर लिया, एक अलग ही मतलब निकाल लिया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, यानी कि जो हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उस टाइम की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो मना करती थी ट्राइबल्स को कि आप फॉरेस्ट के अंदर नहीं घुस सकते, आपको मना है फॉरेस्ट के अंदर आने से, आप कैटल्स को चराने नहीं जा सकते, आप फ्यूल के लिए वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, आप वहाँ के फल फूल नहीं खा सकते। तो यहाँ पर जो अलूरी सीतारमन राजू जी थे, उन्होंने कहा कि यार हमें स्पेशल पावर्स की ज़रूरत है, और वो हमें मिल चुकी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द्वारा। हम जानते हैं एक्चुअल में कि गांधी जी बहुत अच्छा काम करे, बट नॉन वायलेंट हो करके बिना हाथ उठाए हम लोग इस चीज़ को जो है वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि फोर्स लगाना शुरू कर दिया, और एक तरीके से थोड़ा सा वायलेंट वे में जो है वो चले गए, जिसके बाद 1924 में उनको जो है बंद कर दिया गया। उसके बाद उनकी जो है वो मौत हो गई थी। उसके बाद जो ये सिचुएशन थी वो ठंडी पड़ गई टूवर्ड सिविल डिसोबीडेंस, यानी कि यहाँ पर आप देखो सिचुएशन क्या ख़राब हो गई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ गया 1922 के अंदर। द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट वे में वो जो है वो मूवमेंट चल गया था। 17 गए नीड प्रॉपर्ली ट्रेन फॉर मास स्ट्रगल। तो गांधी जी ने सोचा कि सबसे पहले मैं मासेस को, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, उनको पहले मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में 17 गए का मतलब क्या है, कि बिना लड़ाई करे, बिना हाथ उठाए, बस थोड़ा बहुत खाना पीना छोड़ देंगे, हमें यहाँ पे जो है वो मान जाएंगे और हम जो है वो जीत जाएंगे। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फ्रॉम द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, यानी कि देखो ये अलग सोच रहे थे। इसी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि नहीं यार, इससे काम नहीं चलेगा, काउंसिल पार्टी से इससे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर गांधी जी ने सिंपल सा एक काम किया कि जब कोई सिचुएशन ख़राब हो रही हो तो सिंपल सी बात है, एक अच्छा और एक ऐसा बेहतरीन मूवमेंट चालू कर दो कि लोगों का ध्यान एक चीज़ में आ जाए। तो उन्होंने सॉल्ट वाला जो है वो सिस्टम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सॉल्ट उस टाइम का सबसे मेन, क्योंकि अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, सॉल्ट पे इतना बड़ा टैक्स था कि सोने के बराबर था सॉल्ट। तो सॉल्ट वाज पावरफुल सिस्टम दैट कुड यूनाइट द नेशन। तो उन्होंने सोचा कि सॉल्ट एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं पूरी नेशन को यूनाइट कर सकता हूँ अपने साथ, और उनके पास जो टैक्स लगा हुआ है जिससे वो परेशान है, वो भी जो है वो उनका बंद हो जाएगा। सॉल्ट मार्च अकम्पेन्ड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, यानी कि सॉल्ट को लेकर के जो उन्होंने मार्च शुरू किया, डांडी मार्च, वो 78 वॉलंटियर्स को अपने साथ लेकर के गए जो उनके ट्रस्टेड थे एकदम। फाइनली महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। इसके पहले बता दूँ आपको क्या क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, वो गए वहाँ पर, उन्होंने सॉल्ट को जो है वो
बनाया, सी को जो है वो गर्म किया, उड़ाया और 6 अप्रैल को जो है उन्होंने सॉल्ट बना करके पूरी तरीके से जो है वो इस मूवमेंट को चलाया, और जिसकी वजह से जो और लोग थे वो इनके साथ जुड़ने लगे और ये मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने जो है इस मूवमेंट को बंद करना शुरू कर दिया, और बंद करना जो है वो मान लिया, क्योंकि वहाँ इरविन जो था, इरविन 5 मार्च 1931 में इरविन ने कहा कि आप मेरे साथ चलो राउंड टू टेबल पे, वहाँ पे बैठ करके हम लंदन के अंदर थोड़ी सी बात करेंगे और हम आपके जो भी प्रिजनर्स हैं, जो भी हमने बंद कर रखा है, उनको छोड़ देंगे और हम थोड़ा सा आज़ादी से आपको जो है वो छूट देंगे, पूरी छूट देंगे हम आपको। तो गांधी जी मान गए और बंद करके चले गए पूरा का पूरा सब ताम झाम। अब कॉल वॉल फ़ोन तो हुआ नहीं करता था उस टाइम पे ज़्यादा, और ना उनको कॉल करने दिया जाता। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई जब वो वापस आए तो पता चला कि कोई नहीं छूटा है। उन्होंने वापस से मूवमेंट को स्टार्ट करने सोची, कोई उनका साथ नहीं दे रहा कि यार एक बार तो छोड़ के चले गए, हमारी हालत जो है और ज़्यादा ख़राब हो गई। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंस्टीट्यूट फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ ना, उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार थोड़ा सा बिजनेस को डेवलप करना चाहिए। अब बिजनेस को बिना डेवलप करे हम लोग के पास पैसे तो होंगे नहीं, और पैसे नहीं होंगे तो हम लोग लड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे फिक्की हो गया और इंडियन इंडस्ट्रियल्स एंड कमर्शियल कांग्रेस, इन टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको उस समय इस्टेब्लिश करा गया, जिसकी वजह से उनके पास इनकम बेसिकली आनी जो है वो स्टार्ट हुई। 1920s के दौरान की बात है। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन थी, हमारे देश के लोग वुमेन को जो है वो इग्नोर करते थे। चलो वुमेन के लिए तो उन्होंने बनाना स्टार्ट करा कि यार उनको जो है पार्टीज में जगह दी जाए, ये सब हो। बट यहाँ पर जो छोटी कास्ट के लोग थे, जो अनटचेबल थे, उनको गांधी जी ने कहा कि ये हरिजन है, यानी कि हरि के भक्त हैं ये सब, यानी कि हरि के पुत्र हैं सब। ठीक है, हरि मतलब नारायण भगवान, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो अंबेडकर जी थे उन्होंने कहा कि ये तो आपने बोल दिया हम हरि के भक्त हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें हर कोई जो है वो इस नज़र से नहीं देखता, हमें इस नज़र से नहीं देखता कि हम सबके यहाँ का छुआ पानी पी सके। हमें हर कोई बाद में चल के जो है वो चलने की कोशिश करता, हमसे काम करा लेता है, लेकिन हमें कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो हमारे अंबेडकर जी थे उन्होंने कहा कि हमें जो है इलेक्शन करने के लिए ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन दी, लेकिन बाद में चल के पूना पैक्ट आपका इंट्रोड्यूस करा गया। पूना पैक्ट के अंदर 1932 के ये कहा गया कि हम आपके लिए, आपके कास्ट के लिए कुछ रिजर्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि आज तक जो है वो चल रही है। अब इसके बाद द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन कम्युनिटीज बिगन टू डेवलप अ सेंस कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस द आइडेंटिटी ऑफ नेशन इज मोस्ट ऑफन। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी तक जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, जैसे सत्याग्रह हो गया, सॉल्ट मूवमेंट हो गया, ये हो गया, हम इसको डेवलप तो कर रहे थे नेशनल नेशनल कह के, बट नेशनलिस्ट की भावना नहीं थी किसी के अंदर। सब अलग अलग धर्मों में बटे थे, जैसे हिंदू कहते थे कि जय श्री राम, अब मुस्लिम कहते थे अपना अपना। तो यहाँ पे क्या था कि नेशनलिस्ट तो थे, हम एक नेशन के अंदर तो रह रहे हैं, लेकिन हम बटे हुए थे। तो सबको एक करने के लिए कि हम लोग की माता कौन है, भारत माता। अब भारत माता का यहाँ पे चित्र बनना स्टार्ट हो गया। बंकिम चंद्र, जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने यहाँ पे वंदे मातरम लिखा। इसके बाद जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे देशभक्ति के गाने लिखे, जिसके बाद हमारा देश एक होने लगा हर एक धर्म के हिसाब से। अगर मुस्लिम से कहो आप किस देश के, वो कहेगा इंडिया, भारत। अगर हिंदू से कहो वो भी कहता भारत। तो भारत भारत एक भावना हमारे अंदर जो है वो डेवलप हो गई। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ट्राई कलर, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान 3 कलर का एक झंडा बनाया गया, रेड ग्रीन येलो। फ्लैग वर डिजाइंड इन बंगाल, बंगाल के अंदर बनाया गया था। जो हिंदू मुस्लिम